मतलब जो भी ऑडियो आ रहा होता है। ओके, सो गुड इवनिंग, we'll wind up this chapter, we'll wind up the remaining basic accounting terms। और पिछली किसी भी टर्म में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अभी बोलना है, अभी क्लास के बाद बोलना है, क्लास के बाद, एंड वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो देखिए, हम पहले पेज पे चलते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में मैं दोबारा से बात नहीं करूंगा अभी। आगे चलते हैं, उसी सीक्वेंस में चलते चलते हैं। अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटीज वी हैव डन, करंट लायबिलिटीज, और याद है ना कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। नाउ आई विल टॉक अबाउट ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, जरा इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक, मैं आपको एक बढ़िया चीज सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, जिसकी नॉलेज स्टूडेंट्स को तब होती है जब वो 12th पास कर लेते हैं या वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट से सेकंड ईयर में होते हैं और फिर भी उनको वो जानकारी नहीं हो पाती है। ठीक, ओके, आइए जरा समझते हैं एक छोटी सी चीज को। आपने बोला ना कि हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, जैसा कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था। मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपको बस एक मैं छोटे से तरीके से बता रहा हूं। यहाँ पर ये बैलेंस शीट जो है ये बेसिकली सोल प्रोप्राइटर की है। रुपीज यहाँ होता है इस तरफ, एसेट्स इस तरफ रुपीज, और इस तरफ लायबिलिटीज, ठीक है। रुपीज, हाँ थोड़ा सा अंग्रेज बन गया ना मैं ज्यादा वाला, तो इससे गड़बड़ हो रही है। रुपीज, रुपीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दिस इज द स्ट्रक्चर। जितनी भी हमारी एसेट्स होंगी उनको हम इस तरफ रखेंगे, चाहे वो टेंजिबल हो, नॉन इनटेंजिबल हो, फिक्स हो, करंट फिक्स, कुछ भी, वो हम इस तरफ रखते हैं। लायबिलिटीज इस तरफ रखते हैं, करंट नॉन करंट हम इस तरफ उसको प्लेस करते हैं। ठीक है जी। अब एक बात समझिएगा, एसेट्स बराबर हमेशा लायबिलिटी होती है। ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था फर्स्ट क्लास इस चैप्टर की। मान लिया मेरे पास कैश है, ध्यान से सुनना, कैश 2 लाख रुपए का, तो भाई मेरे पास कैपिटल भी कितने की होनी चाहिए? 2 लाख की तो होनी चाहिए। आई होप एवरीबॉडी इज ओके। बेटा जब आपके स्कूल में अकाउंटिंग इक्वेशन कराएंगे ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें बोला जाता है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट एज वेल, लास्ट में ऐसा लिखा हुआ आता है। तो ये बैलेंस शीट वो वाली है। ठीक, अब मान लो मैंने सामान खरीदा कुछ, ठीक है, गुड्स खरीद ली, जिनको मैं स्टॉक बोलता हूँ। जब हम खरीदते हैं तो गुड्स बोलते हैं उनको, बिक गई तो बढ़िया सेल्स हो गए, नहीं बिकी तो वो स्टॉक बन के हमारे पास पड़ी रहती हैं। तो ये स्टॉक है मेरे पास कितने का, सपोज 1 लाख रुपए का स्टॉक है। तो ऑब्वियसली अब मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? अच्छा, ये 2 लाख है, और मान लो ये मैंने उधार में खरीदा, तो मेरे पास क्या होंगे? क्रेडिटर्स होंगे कितने के? 1 लाख के। आई होप दिस इज बराबर बराबर चल रहा है, इक्वल है। हाँ, उधार में खरीदी ना, इधर मेरी एसेट्स बढ़ गई, उधर मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। तो कैश में खरीद होता तो बेटा क्या होता? तो मेरा ये 1 लाख और यहाँ से 1 लाख कम, कैश चला जाता ना मेरे पास से, है ना। अच्छा चल ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर 50,000 का। अब क्या होगा बताया जरा मुझे, ये कितना हो जाएगा? 1,50,000, है ना। दोनों इफेक्ट यही रहे ना। देखो ये कितना, 1 2 3, 2 और 1 3, दोनों साइड बराबर बराबर है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ऑनलाइन में एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलिए। यस सर। निमिषा शायद है ना, क्या नाम है इसका? कैरवी, निमिषा, हाँ निमिषा, इज दैट ओके? यस सर। एंड कैरवी, ठीक है जी। तनिष भी, बाकी लोग, तनिष ठीक है बच्चे जो बता रहे हैं यहाँ पर? इसका टोटल कितना है? 3 लाख। इसका टोटल कितना है? 3 लाख। 3 लाख और 3 लाख। आइए जरा समझते हैं क्वेश्चन। अगर मैंने अपने 1 लाख के स्टॉक को 2 लाख रुपए में बेचा, क्या होना है? कैश में बेचा, क्या होगा बताइए? बताइए बताइए, इफेक्ट बताओ ना, यहाँ क्या होने वाला है? स्टॉक इज गॉन, खत्म, स्टॉक जीरो। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? स्टॉक जीरो। और ये जो ये 1,50,000 प्लस कितना, 2 लाख में बेचा ना मैंने इसको, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3,50,000, करेक्ट। हाँ, अरे थोड़ा सा रुको, ना ना ना, उसका कोई लेने देने इसके साथ नहीं है, कोई लेने देने नहीं, वो बिल्कुल अलग है, ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। वो तुम पैसा उसको दो ना दो, बात की बात है, पहले यहाँ समझ लो। और ये जो था ना स्टॉक, ये जो स्टॉक था 1 लाख का स्टॉक, माइनस सेल कर दिया हम लोगों ने 1 लाख में, सो स्टॉक कितने का हो गया? नील हो गया। ठीक है जी। अभी रुको तो सही, अब कितना हो गया ये? 4 लाख। बट दिस इज अ मिसमैच,
ये तो मिसमैच हो गया। अरे भाई कोई भी ट्रांजेक्शन की वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन की वजह से आपकी एसेट्स और लायबिलिटी बराबर होनी चाहिए ना, या तो नहीं हुई। अब अनन्या ने बोला कि 1 लाख रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट प्रॉफिट किसका होता है, ओनर का। ओनर को क्या रिप्रेजेंट करती है, कैपिटल। तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख यहां रखूंगा प्लस प्रॉफिट रखूंगा यहाँ 1 लाख का, और कितना हो जाएगा 3 लाख। नाउ इट इज मैचिंग 4 लाख, इट्स मैचिंग। अब बहुत लोगों के दिमाग में पता है क्या मिसकंसेप्शन होता है 12th तक, ग्रेजुएशन तक, कि प्रॉफिट तो इधर है तो ये कैश में क्या, अरे प्रॉफिट तो इधर है, वो बैलेंसिंग फिगर है। आप प्रॉफिट इधर लिख रहे हैं ना 1 लाख रुपए का, यू आर जस्ट बैलेंसिंग, इट इज अ बैलेंसिंग एक्ट। असली प्रॉफिट तो ये है ना, कैश की फॉर्म में जुड़ा हुआ है। आपकी 1 लाख रुपए का सामान गया, बदले में क्या आया, 2 लाख रुपए आए भाई, तो 1 लाख एक्स्ट्रा आया ना। बताता हूँ, रुक जा, पहले एक बात समझना, पहले यहाँ देखो एक बार, तो मैं इक्वेशन में भी इधर बना के दिखा दूंगा। आपका 1 लाख का सामान गया और आपके बदले में पैसा कितना है, 2 लाख। तो कैश में तो 1 लाख प्लस 1 लाख जुड़ रहा है ना, 1 लाख एडिशनल जुड़ रहा है ना, वही तो है प्रॉफिट आपका। अब मान लो मेरी जेब में कुछ पैसे पड़े हैं, सपोज मेरी जेब में पैसे पड़े हैं, ठीक है, इनमें से मान लो आधे पैसे जो हैं वो कॉस्ट थे, आधे पैसे के प्रॉफिट थे, मैंने दोनों को मिला लिया। क्या दोनों में चिट लगा के बोलता हूँ कि ये प्रॉफिट के पैसे हैं कैश के पैसे? बिल्कुल नहीं ना, मर्ज है, तो बिल्कुल मर्ज है, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस। वही डिफरेंस यहाँ नहीं है। लेकिन अब अकाउंटिंग क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है। तो यहाँ एसेट साइड तो क्या होगी, बैलेंस हो गई। कैसे बैलेंस हुई, स्टॉक चला गया 1 लाख से और प्रॉफिट जुड़ के 2 लाख आपके कैश में जुड़ गया, एंड योर वैल्यू इज 4 लाख। लेकिन अब हमारा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या तो क्या करें कि हम प्रॉफिट को कैश में ही दे दें किसी को, मालिक को, तो कैश कम हो जाता तो हिसाब बराबर हो जाता। लेकिन ओनर प्रॉफिट को कैश में नहीं ले जाता है, वो बिजनेस में पड़ा रहता है। तो वो भी तो हमारे बिजनेस के लिए क्या एक लायबिलिटी है। बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। तो वो प्रॉफिट हम किसको दे देते हैं, कैपिटल को देते हैं और उसमें जोड़ देते हैं। और वो कैपिटल कितने की होगी, 3 लाख की होगी, और अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। नाउ ही इज सेइंग कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज था, ठीक है जी, जिसमें से हाँ, जिसमें से कैश प्लस स्टॉक और प्लस फर्नीचर ये बराबर किसके हैं, कैपिटल प्लस, क्या नहीं रुक जाए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। तो आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या था, पहले 1,50,000 का कैश था, स्टॉक कितने का था भाई आपके पास, 1 लाख का था, फर्नीचर कितने का था आपके पास, 50,000 का था। दैट वाज इक्वल टू व्हाट, 2 लाख प्लस कितने का, 1 लाख का क्रेडिटर था, क्रेडिटर्स। ऐसी थी ना इक्वेशन। अब हुआ क्या कि यहां प्लस कितना हो गया, 2 लाख हो गया, ठीक है, यहां प्लस करके माइनस कितना हो गया, यहां से 1 लाख चला गया, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसको 1 लाख का क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, और इस पर कोई इफेक्ट नहीं रहा। नाउ व्हाट इज योर न्यू इक्वेशन, देखो जरा, दिस इज 3.5 लाख, दिस इज 0, दिस इज 50,000 इज इक्वल टू 3 लाख इज इक्वल टू कितना, 1 लाख, इक्वल, इट्स मैचिंग। और कौन सा बेटा, अरे 1 लाख की चीज 2 लाख में नहीं बिकी, 1 लाख की चीज 2 लाख में बिक रही है ना भाई, इसीलिए इस तरह से करता है, ठीक है। ये तो सिचुएशन थी, कोई डाउट लग रहा है बच्चा, यस सर, नो सर, क्रैक जे खट्टा मीठा, अच्छा ठीक है। पीछे वालों को पता चल रहा है, अस्मित को, आपको पता चल रहा है, ऑनलाइन में पता चल रहा है, रिशित इज इट ओके जो मैंने किया अभी, यस सर। ये हो रही है। आओ देखें जरा, आप मान लो 1 लाख रुपए की गुड्स 50,000 में बिकती, तो क्या होता, क्या होता, लॉस होता। आओ देखें कैसे करते। अरे यार अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं होना। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है बेचता क्यों नहीं, दिल पे पत्थर रख के बेच दे। अकाउंटिंग करते समय इमोशनल नहीं होना। बोल रहे, अगर वो बोल रहा है 1 रुपए में बेच दी, बेच दी, बोलता फ्री में दे दी, हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन है भाई, मैं बदल थोड़ी सकता हूँ। क्वेश्चन पेपर में आ गया क्वेश्चन कि स्टॉक इज वैल्यूड 50,000 मोर, भाई साहब लिख रहे हैं क्यों, किसी के बाप का स्टॉक था, क्यों बढ़ा दिया, क्यों घटा दिया, नहीं कर सकते हम ऐसा बेटा, नो वी आर नॉट सपोज टू डू दैट, क्लियर है। आइए इधर चलते हैं। अब आपने स्टॉक जो था वो तो 1 लाख का बेच दिया, अंडा हो गया 0, लेकिन आपका पैसा कितना बढ़ा, मात्र 50,000। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, 2 लाख, करेक्ट। व्हाट इज दिस वैल्यू, अरे कैसे, हाँ 2,50,000, करेक्ट, 2,50,000।
अब मुझे बताइए कितने का लॉस था? हु विल बेयर दिस लॉस? ओनर। प्रॉफिट जोड़ रहे हो तो हाँ, तो क्या करेंगे? माइनस लॉस। कितना? 50,000। और ये लॉस जो है बेसिकली क्या है? ये बैलेंसिंग इफेक्ट है। अभी तो गड़बड़ हो रहा है। ये क्या गड़बड़ करी हमने यहाँ पर? 1,50,000 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? 2,50,000। आई होप दिस ओके विद एवरीवन। क्वेश्चन नहीं? इधर आ जाइए, इधर जरा। यहाँ पर प्लस कितना हुआ? सिर्फ 50,000। व्हाट इज दिस वैल्यू? 2 लाख। व्हाट इज दिस वैल्यू? 0 50। व्हाट इज दिस वैल्यू? माइनस कितना? 50,000। सो क्या आएगी वैल्यू आपके पास? 1,50,000। तो इट इज मैचिंग। इज मैचिंग और नॉट? करेक्ट। आइए एक मजेदार चीज और सीखते हैं। आपको मालूम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0? ऐसा होता था, बचपन में पढ़ा था। बड़ी पॉपुलर इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ टेल मी। अबे रुक तो जाना यार, मतलब तुम तो भावना में बह जाते हो। कर लो इधर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, है ना? और अगर मैं और कर लूं तो इज इक्वल टू ये। ऐसे भी हो सकता है। मतलब लेफ्ट की चीजें राइट भेजो तो माइनस हो जाएगी, और अगर माइनस चीज लेफ्ट में उसे उस तरफ भेजूं तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। करेक्ट। दिस इज एडिंग इट टू इट और डिडक्टिंग फ्रॉम इट। अगर मैं इसी से उठा के यहां भेज दूं तो क्या हो जाएगा? प्लस की पोजीशन में आएगा ना ये। तो मैंने क्या करा, इसे यहां से हटा दिया और ये 2 लाख यहां रखा। अब ये वैल्यू कितनी आई? 3 लाख। और यहां लिख दिया मैंने लॉस। कितने का? वही तो बता रहा हूं। रुक जा, क्या हुआ? रुक जा। पहले देख ले। क्या मैंने मैथमेटिकली गलत किया? ये कंसेप्चुअली शायद ऊंचा नीचे होगा, बट मैंने मैथमेटिकली गलत किया क्या? ये नहीं किया। भाई लायबिलिटी और एसेट्स दोनों अपोजिट चीजें हैं ना। अगर मैं लायबिलिटी साइड के आइटम को उठा के एसेट्स में डालता हूं, माइनस वाले आइटम को, तो यहाँ के प्लस हो जाएगा। अच्छा, अगर ये क्रेडिटर को मैं उठा के उस तरफ, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। नहीं डाल सकते ना बेटा, बोल तो रहा हूं मैं, नहीं डाल सकते। हाँ, नहीं डाल सकते थे ना। अब जरा समझ बात को, अब कंसेप्ट सीखो जरा। कंसेप्ट सीखिए, अब सीखिए कंसेप्ट। एनी आइटम फ्रॉम लायबिलिटी साइड ट्रांसफर टू एसेट साइड बिकॉज ऑफ सम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। ठीक है? क्या कहलाता है? फिक्टिशियस एसेट्स। सो ये बेसिकली क्या था? लॉस था, which is supposed to be deducted from capital, which is supposed to be shown as a deduction to capital, जिसे हमने कौन सी साइड दिखा दिया? एसेट साइड में दिखा दिया। अब थोड़ा सा करते, इसको पूरा करने दो पहले। तो आप देख रहे हैं, दिस इज अपियरिंग इन द एसेट साइड। शान से बैठा एसेट साइड में। पर क्या ये मेरी एसेट है? टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, फिक्स्ड है, करंट है, नॉन करंट है? कुछ नहीं है। कंटिजेंट भी नहीं है। कंटिजेंट तो एसेट भी नहीं है, इसीलिए इसे फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। तो fictitious assets are those assets, यानी कि those losses which are shown in the balance sheet asset side because of some accounting adjustment। ये परमिशन होती है हर फर्म को कि अपने लॉस को या उसी साल माइनस कर दे या उसे वहां डाल दे और धीरे धीरे करके माइनस करे। ठीक है? इसने, हाँ ठीक है। तो ये आई वॉश है सामने वाले के लिए। वो सोचेगा अच्छा एसेट्स 3 लाख की है, जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब भी मुझे कैपिटल का फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, इस वाले को यहां ले जाके माइनस करके दिखाना पड़ेगा। दिस इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है? तो अब रटने की जरूरत तो नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स क्यों बोला? ऐसे ही शाहिद खरगोश कपूर को हमने 4 करोड़ रुपए दिए थे। 1 करोड़ रुपया तो उस साल के एक्सपेंडिचर में चला गया। 3 करोड़ रुपया कहां दिखेगा? यहां दिखेगा। एक्सपेंडिचर था ना, लॉस था हमारा, पर हम उसे यहां दिखा रहे हैं, इस उम्मीद में कि आने वाले 3 साल तक वो और नाचेगा हमारे लिए। ठीक है? क्या है वो? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर क्या रियलिटी में अगर हम उसको बोले शाहिद खरगोश कपूर तेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हमारा पैसा वापस कर, तो भाई नहीं मिलेगा। डेड कॉस्ट है ना वो, तो संक कॉस्ट है ना वो, तो गई, वसूल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसे यहां दिखा रहे हैं। तो उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। वो जो मैंने शाहिद कपूर को 3 करोड़ एडवांस दे रखा है, एसेट्स में क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलना है। ठीक है? और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट अभी कैंसिल कर दूं तो ठेंगा, कुछ नहीं मिलना। नहीं बेटा, अभी के लिए फिक्टिशियस एसेट्स है।
फिर अगले साल में क्या हो जाएगा, ये 3 करोड़ की जगह 2 करोड़, उससे अगले साल में क्या हो जाएगा 1 करोड़, उससे अगले साल में क्या हो जाएगा, खत्म खत्म। ऐसे ही ये लॉस है, आपने कहा भी अभी फर्म नई नहीं है, इस लॉस को हम साल में मतलब 2 साल में निपटाएंगे, तो पहले साल में क्या कर दोगे, इसे 25 खत्म कर दोगे, वो यहाँ से माइनस कर दोगे, फिर 25,000 अगले साल चले जाएगा, अगले साल 25 और काट दोगे। या आपने डिसाइड करा कि 5 साल में करना है हमेशा राइट ऑफ, हर साल 10,000 राइट ऑफ करोगे, क्या कहलाता है ये, फिक्टिशियस एसेट्स। कैसे डिफाइन करेंगे, एनी आइटम appearing on the balance sheet asset side या any loss not written off shown in balance sheet asset side because of some accounting adjustment that is known as fictitious assets। ठीक है भाई, दिक्कत लग रही है कुछ, तुम्हें लग रहा है थोड़ा डाउट? अरे बेटा सुन, मैं चलो बताता हूँ क्यों करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बोलना है बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रिपेयर 2 सेट्स ऑफ अकाउंट्स, एक में वो दिखाते हैं भयंकर प्रॉफिट और वो प्रॉफिट का डिविडेंड बांटते हैं शेयर होल्डर को, और एक में दिखाते हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रॉफिट, वो भरते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बोलो चीटिंग है ना, तो हाँ खुलेआम हो रहा है, होता है ना, ये तो हो क्या रहा है, होता ही है। हाँ हाँ, हाँ। नहीं नहीं मैनिपुलेशन नहीं है बेटा, नहीं मैनिपुलेशन नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, रिलायंस के सभी इंडस्ट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा करते हैं, तो गलत थोड़ी कर रहे हैं। कानून कह रहा है कि आपके इतने एक्सपेंसेस हम लोग क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, अंडर दिस प्रोविजन, वो उनको फॉलो करते हैं और अपने प्रोविजन, अपने लॉसेस को कम करते हैं या अपने प्रॉफिट को लॉसेस में से एडजस्ट करते हैं और नेग्लिजिबल प्रॉफिट दिखा के टैक्स भरते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स तो 30% होता है ना। सो इफ लॉ परमिट्स देम टू डू सो, दे आर डूइंग सो। इसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर ये चीज परमिट होती है, परमिसिबल होती है कि आपको अगर एक साल लॉस बहुत ज्यादा हो गया, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग डाउन योर बिजनेस, उस लॉस को आप क्या फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में ले जाओ और धीरे धीरे करके उसे क्या करो, खत्म करो। अरे रियल लाइफ में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, उसकी ईएमआई बनवा लेते हो कभी कभी, तो वो ईएमआई क्यों बनवा रहे हो आप, आपके तो जेब में कुछ है नहीं, आप तो इंसॉल्वेंट हो जाओगे। तो जब आपको उधारी करने के लिए ईएमआई का ऑप्शन मिलता है तो इन बेचारों को नहीं मिलेगा उस लॉस को धीरे धीरे राइट ऑफ करने का मौका, इसीलिए फिक्टिश। सो ये कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं, ये अकाउंटिंग परमिट करता है उनको करना, अकाउंटिंग के कंसेप्ट उसे करना परमिट करते हैं बस। और सुनिए, सबसे बड़ा और वास्ट जो लॉ है कंपनीज एक्ट 2013 है, वहां ये परमिशन मिल रखी है। तो जब कंपनीज एक्ट में परमिशन मिलेगी तो भैया पार्टनरशिप वालों को भी मिलेगी कोई ना कोई परमिशन, सोल प्रोपराइटर वालों को भी परमिशन मिलेगी, मिलती है। जैसे सान ये परमिसिबल है, इसीलिए इस कंसेप्ट का जन्म होता है। ठीक है, लेकिन इस कंसेप्ट में बदलाव होते रहते हैं। कंपनीज एक्ट क्या करता है, आज से करीब करीब 20 साल पहले, 30 साल पहले कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ आइटम थे जिन्हें हम सीधा सीधा फिक्टिशियस एसेट्स दिखाते थे। कंपनीज एक्ट 2013 ने बदलाव किया, उसने सिर्फ गिने चुने 2-3 आइटम से जिन्हें फिक्टिशियस एसेट्स दिखाया, बाकी बोला लॉस है उस साल ही राइट ऑफ करो। अब कानून बदल गया, अब देयर आर ओनली 1 और 2 आइटम्स, वो हम 12th में पढ़ेंगे, जिन्हें फिक्टिशियस एसेट्स की फॉर्म में दिखाते हैं, बाकी वो नहीं दिखाते हैं। दैट हैपेंस विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लॉ एंड दैट इज व्हाई इट इज हियर। क्या, जैसे बेटा एक बहुत सारा लॉस हो गया, अब मैंने दिखाया था ना लॉस, मैंने लॉस यहाँ से माइनस करना चाहिए था, माइनस करूंगा तो कैपिटल कम हो जाएगी, अब कौन चाहता है मेरी कैपिटल कम हो, अब एसेट्स में दिखा दिया जाके। अब ये एसेट तो है नहीं, ये अनरिटर्न ऑफ लॉस है, फिक्टिशियस एसेट्स है। शायद खरगोश कपूर को दिया है 4 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया तो प्रॉफिट लॉस में चला गया, 3 करोड़ कहाँ दिखेगा यहाँ, क्या वो एसेट है, क्या उसकी रिकवरी पॉसिबल है, नहीं है। सो व्हाट इज दैट, फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसा करके दिखाते हैं। ठीक है जी, इज इट ओके? ना 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 लूप होल नहीं है, इट इज अ प्रिवेलिंग प्रैक्टिस। अभी जब हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ना आपको, तब पता चलेगा आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड हैं और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है, बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है, इस तरह से है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा। मैं बताऊंगा कि प्रिंसिपल का जन्म कैसे होता है, इसका मटेरियलिटी प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ऐसे करके दिखाते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा। तो आई होप फिक्टिशियस एसेट्स को अगर मैं किताब की लैंग्वेज से पढ़ाऊं तो शायद दिक्कत होती, बट नाउ यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। हाँ जी, अब आप इसकी भाषा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। दीज आर एसेट्स व्हिच आर नीदर टेंजिबल नॉट इंटेंजिबल,
दे आर द लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ ईयर विच इनकर्ड बट इन वन अकाउंटिंग पीरियड, बता रहा ना, एक साल में नहीं 2-3 अकाउंटिंग पीरियड में चले आते हैं. नाउ यू विल अंडरस्टूड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ इट. समझ में आएगा आपको, ठीक है? बिल्कुल आएगा, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको ये चीजें. These are expenses which are not fully charged to profit and loss account, but they are written off gradually over the succeeding periods. Everything is written, आप समझ जाएंगे. इन्हें deferred revenue, deferred का मतलब postpone कर दिया, ऐसे भी बोलते हैं इनको. वो जो शाहिद खरगोश कपूर को 4 करोड़ दिए थे ना, उनमें से 3 करोड़ deferred revenue expenditure भी होते हैं. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. हाँ, एक अकाउंटिंग पीरियड 4 करोड़ दिया, एक अकाउंटिंग पीरियड चला गया 3 करोड़, फिर अगला चला गया 2 करोड़, फिर अगला चला गया 1 करोड़, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है. ठीक है जी, इज इट ओके विद एवरीवन? और करंट असेट्स के बारे में, करंट लायबिलिटी के बारे में हमने बताया था. रिसिप्ट हम बता चुके थे पहले से ही कि ये रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट होती है. एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेफर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू, ये सब बता चुके थे हम लोग आपको. एक्सपेंसेस प्रीपेड आउटस्टैंडिंग ये बता चुका था मैं, आउटस्टैंडिंग भी बोल चुका था. इनकम गेन ये सब बोल चुका था. लॉसेस, परचेज भी हमने बताया था कि परचेज मींस गुड्स, गुड्स इन विच यू आर डीलिंग, विच यू परचेज फॉर रीसेल, उसको बोलते हैं. देखो बेटा समझना, मैं गुड्स खरीदता हूँ, मेरे लिए एसेट है, लेकिन वो रीसेल के लिए है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं. और मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या है? रीसेल के लिए नहीं है, उसे हम एसेट बोलते हैं. गुड्स जो हैं अनसोल्ड जो हैं वो मेरे लिए करंट एसेट्स हैं, मतलब खरीदा, रखा और बेच दिया, ऐसा करके चलता है. ठीक है, इसी तरह से सेल्स और क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है. और मैंने बताया था आपको कि परचेज अगर आपने किया तो सामान आपके पास आता है, क्या होता है? वो इनफ्लो होता है. ठीक है, हाँ, सामान आता है उसे क्या कहते हैं? इनफ्लो कहते हैं, करेक्ट. लेकिन बेटा परचेज करके जब मैं सामान वापस करता हूं तो वो आउटवर्ड होगा ना, तो रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं. इसी तरह से मैंने सोल्ड आउट गुड्स, सामान मेरे पास से चला जाता है, लेकिन बंदा कहता है सर जी पसंद नहीं आया, वापस कर, हमने कर दे. सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं उसको. रेवेन्यू हमने बताया था कि ऑल द इनफ्लो, रेवेन्यू रिसीव्स, कैपिटल रिसीव्स, जितने भी इनफ्लो होते हैं उनको रेवेन्यू रिसीव्स बोलते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब आपकी कोर एक्टिविटीज जो होती है उस पर होने वाले, उससे होने वाली इनकम, उसको आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं. रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ब्रॉडर टर्म में बोलूं तो सेम ही होते हैं. ठीक है, और गुड्स हमने बताया आपको क्या होता है. गुड्स, गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल. ठीक है, अब जरा समझ लीजिए, आपने सामान खरीदा 50,000 का, बिक गया 40,000 का, बच गया कितना? 10,000 का. जो 10,000 का सामान बच गया उसको बोलते हैं हम स्टॉक. क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक. और अगर वो साल के आखिर में बचता है तो क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक. साल के बिगिनिंग में, अच्छा जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक. अभी इन्वेंट्री पे मत आ भाई, उसको अगले आएंगे, आएंगे उस पर भी आएंगे. अगले साल का क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक. चलो चलो एक और चीज समझते हैं. हाँ, बोल रहे हैं कुछ? हाथ खड़ा कर रहे हैं. अच्छा, अगर किसी वुलन गारमेंट वाले मॉल के दुकानदार के पास होते ना, वो वुलन गारमेंट बेचते हैं, दिसंबर जनवरी में बेचते हैं वो लोग. मान लो उसने 20 लाख का सामान खरीदा और एंड ऑफ सीजन सेल, एंड ऑफ रीजन सेल के बाद भी 5 लाख का सामान बच गया, सीजन एंड मार्च 31 तक, क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक. 1 अप्रैल को वही क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक. ठीक है जी. अब ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 5 लाख का, और फिर उसने क्या कर दिया? लुधियाना से कितना? 20 लाख का सामान और खरीद लिया. परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, 25 लाख हो गया. अब 25 लाख का सामान तैयार खड़ा है, किसके लिए? बेचने के लिए, बेचने के लिए. ठीक है, बेचने के लिए. ठीक है, अब उस 25 लाख में से 10 लाख नहीं बिका, अब वो क्या कहलाया? क्लोजिंग स्टॉक कहलाया. तो जरा समझना, आपके पास 5 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, 20 लाख का आपने और खरीदा, करेक्ट? हाँ, बेटा मेरी बात तो समझ. तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे पास कितने कस्टमर आएंगे अगले सीजन में? डू यू हैव एन आइडिया? कोई एस्टिमेशन भी होता है? अगर ऐसा होता तो कितनी बाढ़ आनी है, कितने तूफान आने, हम पहले तैयारी करके ना रखते. कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि ग्राहक का और मौत का पता नहीं होता. हाँ, लिटरली हमें नहीं पता कि कब टपक जाएंगे, कब हमारा कस्टमर आ जाएगा. लोग दुकान बंद करना, दुकान बढ़ाना बोलते हैं सर, दुकान बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, अचानक भीड़ आ जाती है, बाबूजी सामान खरीदना है, हमें नहीं पता चलता कुछ भी. और पता चला इंतजार करते रहे कि एक कस्टमर नहीं आया. इट हैपेंस.
सो वेरी अनसर्टेन। इसीलिए हम अपने पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से लेके चलते हैं कि यार 15-20 का तो बिक ही जाता है, रख लो चलो। उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो भी एक कंसेप्ट है, बड़ा मजेदार है, देखें जरा। तो भैया फिर वो थ्रो अवे प्राइसेस पे जाता है ना, थ्रो अवे प्राइसेस पे जाता है, बिकता तो वो भी है। लॉस है, बिल्कुल लॉस है, लेकिन तुम्हें मार्जिन मालूम है मार्जिन कितना होता है? अरे एक 5,000 की जैकेट जो होती है, एक्चुअली देखा जाए 300, 450, 500 रुपए में बनती है। रियल एग्जांपल बता रहा बच्चा, बोल भाई। हाँ ठीक है। और बिकता कितने का है? अरे गांधीनगर के बाप से बात कर रहे हैं तो, गांधीनगर में जहां से सप्लाई आती वहां की, लुधियाना की बात कर रहा है वो तो। हाँ, गांधीनगर तो खैर हब है भाई, उसका क्या। अरविंद मिल्स। हाँ देख, पता क्या होता है, परचेज रिटर्न के लिए क्या होता है कि बंदा कहता है कि भाई सामान ले जा हमारे पास से, और नहीं बिका तो वापस कर देना, ठीक। अब हम देखते हैं यार कि यहाँ से जलंधर भेजेंगे या उधर भेजेंगे, किराया भाड़ा लगना है। अब परचेज रिटर्न के लिए तो तुम्हें जाना पड़ेगा ना उसके पास, ये वो अपना बंदा भेजेगा, लाओ परचेज पोर्टली, सेंटा क्लॉज आएंगे पोर्टली लेके, लाओ अपना वापस करो सामान, नहीं होता ना। तो पीपल थिंक इन अ लॉट, यार क्या क्या करना है, अगली बार थोड़ा सा कम प्राइस करके निकाल देंगे इससे, वैसा भी होता है। सबसे मजेदार चीज मैं बताता हूँ आपको, ये जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, लोग चावड़ी बाजार और सदर बाजार जाते हैं ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए। तो भैया जब सीजन शुरू हो रहा है तब मत जाओ, क्यों? पिछले साल के थैले भर भर के रखे रहते हैं उनके, प्राइस वही होते हैं। जाना कब चाहिए? सीजन के बीच में, क्योंकि तब तक जो पुराना स्टॉक है वो निकल चुका होता है, नया नया स्टॉक होता है। किसके साथ? हाँ, क्या चीज? अरे हमारी उम्र के सब लोग बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, उन्हें डब्बे भी सस्ते मिलते हैं, पैकिंग भी सस्ती मिलती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये आदत होती है, पता है। अरे अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, आई टेल यू व्हाई। जब हम, मेरे आपकी पेरेंट्स शायद मेरी उम्र के होंगे, हम जब स्टूडेंट हुआ करते थे, हमें ना जैसे राशन मिलती है ना, राशन, ऐसे पेन, पेंसिल, वो मिला। और हमारे टाइम पे फाउंटेन पेन होते थे, उनमें निब लगती थी। अब वो निब टूट जाती थी ना, तो भैया पूरी गली मोहल्लों का छान मारो तब जाके वो निब मिलती थी। फिर उस निब को लगाते थे, स्याही भरते थे, उसको घिस के बराबर करते थे, फिर लिखते थे, और लिखते लिखते अचानक से टांग टूट जाती थी, और घर आके सुताई होती थी। अभी तो निब खरीद के दी थी, टूट कैसे गई? बिल्कुल नहीं। रीयूज, 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 रिसाइकल, रिसाइकल में रीयूज होता था। समझ लो कि अगर बुक्स एक बार खरीद ली बड़े भाई ने, तो पहले बड़े भाई से छोटी 1 साल उम्र का पड़ोसी पढ़ता था, पड़ोसी के बड़े भाई की किताबें हमारे पास आती थी, हमारी उसके पास, हमारी उसके पास, इस तरह से सर। अब नहीं होता यार, अब कहाँ। अब अरे यार ये देखो, अब कहाँ होगा, देखो जरा एडिशन क्या लिखा हुआ, 22021, मास्टर लोग जीने देंगे तुम्हें? नहीं, अब नहीं होता। हाँ हाँ, बिल्कुल बदल जाता है, अननेसेसरी, देयर आर सो मेनी चेंजेस कि सीबीएसई ये काटता वो जोड़ देता है। एनीवे दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो उस समय पर क्या होता था कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होती थी, हमने एक स्केच पेन के पैकेट से पूरा पूरा साल बीत जाता था हमारा। तो हम उस जनरेशन के हैं। आपके यहाँ पर क्या है, आपका स्कूल ही भर भर के आपको इतना सामान दे देता है, मेरे स्कूल वाला ना इतना सामान बच्चों को देता है, फीस में चार्ज कर रखा होता है, ढेर लगे अलमारी में उनके पास, क्रेयॉन्स के, कलर के, स्केच के। और मेरे वो देख रहा हूँ, देखो मेरी बेटी की करामात देखो, और दीवार पे देखो लिखा हुआ। नहीं, हमारे वाले में सब वसूली होती है। चल बोल। क्या करें बताओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते ना, मतलब वी आर वेरी टाइनी, वी आर वेरी पिग्मी इन फ्रंट ऑफ देम। एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट। तो चलिए जरा देखते हैं, स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आएगा, उसको हम यूज करेंगे। अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो पता चल गया भाई आपको क्या होता है। अब स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, मतलब ये फिनिश गुड्स की बात करते हैं। पैंट शर्ट बनाई, तो अपने अपना जो आपका रैपर होता है उस पर रैपर करा और प्लेस कर दिया, कहाँ पर? दुकानों में, देखा होगा ना, पेंटालून्स में, सब में बिल्कुल रैक्स में लगे रहते हैं साइज के, 32, 34, 36, वो गुड्स, वो स्टॉक ऑफ गुड्स कहलाता है। फिर मान लो गारमेंट का बिजनेस ही है, आप जैसे आपके फादर के पास डेनिम का कपड़ा पड़ा हुआ अनस्टिच्ड, ठीक है, धागा पड़ा है, बटन पड़े हैं, बुकरम, बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, ये सब क्या कहलाएगी? आपकी रॉ मटेरियल कहलाएगी, रॉ मटेरियल। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है
कि कुछ पैंट है जिसमें जिप लग चुकी होगी लेकिन बटन नहीं लगे हुए हैं, कॉर्नर की सिलाई नहीं होगी, शर्ट बन चुकी है, पॉकेट नहीं लगी होगी, बटन नहीं लगे होंगे, इनको कहते हैं हम वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? सेमी फिनिश्ड या वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपके पास जो गुड्स बचती है ना बच्चे, वो 3 तरह की होती हैं। फिनिश्ड, बिल्कुल रेडी टू मूव है, और एक है रॉ मटेरियल की फॉर्म में, और एक क्या है? सेमी फिनिश्ड है या वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, WIP जिसे बोलते हैं, एक वो वाली फॉर्म में होती है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए जरा एक और चीज सीखते हैं हम जरा। ट्रेड रिसीवेबल में मैंने बताया था कि अमाउंट, देखो बेटा समझना फर्क, अमाउंट रिसीव्ड का मतलब मिल गया, रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, मिल गया कैश कहलाएगा, मिलना बाकी है डेटर कहलाएंगे। और उन्हीं डेटर से क्या बनते हैं? बिल्स रिसीवेबल बनते हैं। डेटर से क्या बनता है? बिल्स रिसीवेबल। बताया था आपको मैंने कि आपने सामान बेचा सामने वाले को, वो आपके लिए क्या बन गया? डेटर बन गया। हम कहते हैं पैसा देगा, उसने कहा दूंगा, हमने कहा तेरे पे भरोसे नहीं, कहता भैया राइटिंग में दे दूं, एंड ही हैज गिवन अस इन राइटिंग। तो जब उसने हमें राइटिंग में दे दिया एक नोट स्टैम्प पेपर पे, तो हमारे लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल, उसके लिए बन गया बिल्स पेबल। करेक्ट। तो ट्रेड रिसीवेबल्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, एक को बोलते हैं डेटर और एक को बोलते हैं क्या? बिल्स रिसीवेबल। आई होप दिस इज क्लियर। तो डेटर कौन होते हैं? बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? बोलना कुछ। अच्छा, ट्रेड पेबल्स बिल्कुल उसी तरह से। क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल का मतलब है कि उधारी, हमें किसी को पे करना है, पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑन फर्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? किसी को पेमेंट करनी है, अगर पेमेंट करनी है तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है। वो कहता है तुम पे भरोसा नहीं, हमने कहा भाई राइटिंग में दे देते हैं, हमने लिख के दे दिया तो हमारे लिए बिल्स पेबल, उसके लिए बिल्स रिसीवेबल। लेकिन उसके लिए नहीं फर्क पड़ता, हमारे लिए क्या वो फर्क पड़ता है। तो क्रेडिटर और क्या हो गया? बिल्स पेबल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आएगी मजेदार चीज। ठीक है, आप में से मैंने देखा, अक्सर देखा मैंने, अक्सर, अब आप बोलेंगे, लड़कियां बोलेंगे क्या मास्टर आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो, तो कुछ लड़कियां क्या करती हैं, दुकानदार के पास जाती हैं, भैया इसकी कॉस्ट कितनी है, कितनी कॉस्ट है? भैया पता है, भैया चतुर है प्रणय जैसे, पता है क्या कहते हैं? मैडम आई कैन टेल यू सेल्स प्राइस, कॉस्ट तो मैन्युफैक्चर बताएगा। गलत बोल रहे हैं क्या ये? इज रॉन्ग? अगर आप किसी से पूछ रहे हो भैया इसकी कॉस्ट कितनी है, तो इट्स अ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन। सब्जी वाले से पूछते हो, भैया पूछते भैया भिंडी की कॉस्ट कितनी है, अब वो सब्जी वाला भिंडी उगा रहा है जो कॉस्ट बताएगा। हु विल टेल द कॉस्ट ऑफ भिंडी? भाई फार्मर। अरे उसने बीज बोया, उसने अपनी मेहनत लगाई, मजदूरी में दिहाड़ी मजदूर रखे, खाद छिड़की, फसल की रक्षा करी, और होता है ना कि किसान को 1 हेक्टेयर में गेहूं उगाने की कॉस्ट इतनी पड़ती है, फिर उसके MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, फिर मार्केट में जाके बिकता है, वो सब यू कांट टेल द कॉस्ट। आप कॉस्ट थोड़ी, अगर मान लिया आपके फादर जो है डेनिम का ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, तो वो भी कॉस्ट नहीं बता सकते हैं। कॉस्ट तो वो बताएगा ना, फैक्ट्री वाला जो वीव कर रहा है उसको। हाँ बिल्कुल गलत है। प्राइस बताओ इसका, प्राइस बता, अबे कीमत बता, अपनी नहीं प्रोडक्ट की है। ठीक है, फिर कई लोग कहते हैं ना तेरी औकात क्या है, वो नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस। अब अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। देखिए क्या फर्क होता है। कॉस्ट जो मेरी है सपोज 20 रुपल्ली है, प्लस मैंने प्रॉफिट का मार्जिन रख लिया 10 रुपल्ली, तो कितना हो गया? 30। दिस इज व्हाट? सेल्स। दिस इज नोन एज सेल्स। दिस इज सेल्स। हाँ जी बेटा, हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ऐसा नहीं, कॉस्ट प्लस सेल्स कर दिया हमने। ठीक है, अगर ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है तो फिर बात अलग है। हाँ, अबे रॉ मटेरियल थोड़ी है ये, नहीं 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 नहीं, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। देखो बेटा, अधूरा ज्ञान जो होता है महाकल्याण होता है, बर्बादी वाला, उसको नहीं लेके चलना। अब सुनो सुनो, अगर ये GST तुमने इस पर पे किया और तुमने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, सेल्स प्राइस करा, तो ये अगर GST आपने क्या करा, क्रेडिट डेबिट हुआ तो GST का क्रेडिट भी मिलता है, वो हम GST वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसे यहाँ मत मिलाओ अभी। मतलब अधूरा ज्ञान कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता है। तो आई टेल यू अबाउट GST का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग सब सीखेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि कुछ को GST के बारे में पता और आपको बहुत डिटेल नहीं पता GST की। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज इंक्लूसिव ऑफ GST, तो GST थोड़ी लगेगा अलग से। ठीक है, अदरवाइज होता क्या है कि ये सेल्स प्राइस है और प्लस इस पे GST लगता है और फिर फाइनल प्राइस आता है।
अच्छा बेटा, एक बात तो समझ ले मेरी पहले, कि जीएसटी के रेट्स जो होते हैं ना, बिल्डिंग, मशीन, हर जगह के अलग अलग होते हैं, तो हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बता क्या था, यानी छोड़ क्या दें, पकड़ा थोड़ी था। बोल भाई। 100 साल पहले की? हाँ हाँ हाँ, फिर कॉस्ट मतलब बिल्कुल न्यूट्रल चीज। और मैं कर बताता हूँ कॉस्ट न्यूट्रल चीज कैसे होती है। जैसे मान लिया जाए कि इस पेन को बनाना है हम लोगों ने, तो इसको पेन को बनाने में प्लास्टिक लग रहा होता है, प्लास्टिक के साथ एक अटैचेबल ये टैंक वाला होता है, और इसके साथ साथ क्या लगता है, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये, अबे खुल जा, ये जो फॉर्म, ये स्पंज जैसा जो इसका टिप होती है वो भी होती है। इस पर लगाने के लिए मैंने क्या करा, रैपर प्रिंट करवाया उसको, ठीक है। और ये सब मिला के ये मुझे कितने का पड़ रहा है, 20 रुपए का पड़ रहा है। दिस इज माई कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है। फिर मैंने क्या कर दिया, इसमें अपने एडवर्टीजमेंट जोड़े, ब्रांड प्रमोशन जोड़ा, सब कुछ जोड़ा, और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ा, तब मेरा सेल्स प्राइस निकल आता है। तब मेरा सेल्स प्राइस निकल आता है। तो मैं दुकानदार से पूछूंगा ना कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस, तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक, इसकी मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट क्या है, और दूसरी, तुझे इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है भाई। अब मान लो ये होलसेल प्राइस है 30 रुपीज का, होलसेल प्राइस है। मैं एक रिटेलर हूं, मैं होलसेल में 30 रुपीज का खरीद के लाया, मैंने इसमें क्या कर दिया, 2 रुपए का अपना मार्जिन कर दिया। अब मैं कितने का बेच रहा हूँ कस्टमर को, 32 रुपीज का, ठीक है। और ये एमआरपी के अंदर अंदर ही होता है। ये जो किताब मिलती है ना आपको, ये इसको बनाने में मुश्किल से 100-120 रुपए भी नहीं, 50 से 60 रुपए लगता है, बेचते 500 रुपए में इसको, 600 रुपए। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। अब हम इस पे नहीं जाएंगे ना कि कौन कितना कमा रहा है, कोई सबकी अपनी किस्मत है भाई, और क्या करें हम। तो ये, अगर मैं इससे पूछता हूँ दुकानदार से, व्हाट इज योर कॉस्ट, ठीक है, कितने की, 30 रुपीज की। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल वैसे मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में देता हूँ, लेकिन आगे रेलेवेंट मैं बताता हूँ। ये पीछे वाला बच्चा, क्या नाम है उसका, मेरे ख्याल से खितान का दूसरा वाला बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा, नैतिक। नैतिक, तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है बेटा, बता जरा, शर्मा मत, मैं तो खींचूंगा नहीं है। जेमिनी, अच्छा, मालूम है मुझे, जानता हूं मैं, टाइम सिटी में पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ, तुमसे ज्यादा अपडेट रहता हूँ। तुमने अपनी नहीं पूछो, उसकी पूछ रहा हूँ मैं, पड़ोसन के। कियारा अडवाणी, ठीक है। कियारा अडवाणी अभी यहाँ मेरे सेक्टर में अभी कुछ दिन पहले शूटिंग हुई थी, मतलब, हाँ। और वो तन्नू वर्स मन्नू रिटर्न्स है ना, उसकी तो मेरे स्कूल में शूटिंग हुई थी। वो जो दिख रहा है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो हमारे स्कूल का ग्राउंड है। मैंने छुट्टियों, मतलब छुट्टी होने के बाद जब सब स्टाफ निकल जाता तब होती थी शाम को शूटिंग। हाँ मालूम है मुझे, दिखता था। हाँ, मॉडर्न पार्क में। रांझना की शूटिंग भी हमारे स्कूल में हुई थी, रांझना, हाँ वही वाली। अरे तुम इधर आओ यार, तुम इधर आओ, आ जाओ आ जाओ, लेट्स कम टू द पॉइंट। हाँ जी। अब क्या नाम था उसका, कियारा। वो दिल्ली आई और दिल्ली की सर्दी में वो झेल नहीं पाई, नाक नाक बहने लगी उसकी, ठीक है। उसने क्या करा कि एक रुमाल निकाला, फुर करके साफ करके फेंक दिया, ठीक है जी, नाक रुमाल, 5 रुपए का रुमाल फेंक दिया। बहुत एब्सर्ड एग्जांपल है, बट इट विल जस्टिफाई योर क्वेरी। अब वो रुमाल फेंक दिया उसने बाहर, ठीक है। एक बंदे ने क्या करा, स्पॉट बॉय, पड़ोसी स्पॉट बॉय, हाँ तू ही स्पॉट बॉय। अब ये इसने क्या करा, उस रुमाल को उठाया, ओहो, ऐसे ऐसे सुखाया और प्रेस कर दिया, और इसे पता चला कि नैतिक जो है बहुत बड़ा फैन एसी कूलर है कियारा का। कह रहा भाई, ये वो रुमाल है, ये वो रुमाल है जो कियारा ने फुर करी थी, और दिल्ली की सर्दियों में 2022 में। करेक्ट करेक्ट, कितने का बेचेगा तू, हाँ ये हाँ इसी को, वही तो कर, कितने का बेचेगा। अरे रुक तो जाना, इसने, अबे तुम फिर बेकार आदमी है, तुम समझते नहीं उसके अंदर की फीलिंग। अब समझ, इसने बोला कि वो रुमाल, प्लीज अंडरस्टैंड यार, वो रुमाल 5 लाख का है। कह रहा भाई 5 लाख का है, 10 लाख देता हूँ, ला तो सही, कियारा का रुमाल, ठीक है। इसने क्या कर दिया, 10 लाख में रुमाल बेच दिया उसको, बेच दिया रुमाल। अब जरा मुझे बताओ, वो 5 रुपए के रुमाल को 10 लाख में खरीदने पर नैतिक को कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ, रौनक को, रौनक,
इसको बोलना, इसका रौनक को कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हो, बता। अरे एक जवाब दे यार मुझे, फालतू नहीं, एक जवाब, कितना? अरे 5 रुपए का रुमाल 10 लाख में खरीदा, प्रॉफिट लॉस बता। ठीक है जी, ठीक है, अरे ठीक है भाई। कैरवी, कैन यू टेल मी व्हाट इज द लॉस टू रौनक? 5 रुपए का रुमाल 10 लाख में खरीद रहा है, कितने का लॉस हुआ? अरे रौनक को, रौनक को मैं बता रहा हूं ना, कैरवी बता तू कितने का लॉस हुआ? सर 10 लाख -5। हाँ शी इज राइट। वाह बेटा, पहुंचे हुए नाक से रुमाल से गुडविल बना रहा है। आओ मैं बताता हूँ तुम्हें, अगले बेटा तुम फैन हो, तुम हो तो अब तुम्हें बताता हूँ मैं। अब वो 10 लाख का रुमाल पता चला, क्या नाम है तुम्हारा? अस्मित। अस्मित को पता चला भाई 11 का रुमाल वो कितने में बेच रहा है। उसने कभी, अरे रुक जाना, भंडारा लग रहा है 50 लाख। उसने बोला कि 20 लाख लूंगा। ठीक है जी, अब बताओ अस्मित को कितने का फायदा कितने का नुकसान? हाँ ऊपर से निकल रहा है ना, आई कम टू द पॉइंट, इसीलिए मैं बताता हूँ उसको कितने का नुकसान, क्योंकि इसका जवाब देते समय लोग इमोशनल दिल से सोचते हैं। अबे किडनी जिगर से भी ना सोचो, दिमाग से सोचो। आओ समझते हैं कैसे। पहली बात, रौनक को वो 5 रुपए का रुमाल खरीदते समय ना कोई नुकसान ना कोई फायदा, दैट इज कॉस्ट ऑफ रौनक। रौनक को कितने का पड़ा वो रुमाल? अरे उसने जमीन से उठा चाहे आसमान से गिरा, हमें क्या मतलब बनता है? अरे मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं खरीदने वाले जिसने 10 में खरीदा, वो डाई हार्ड फैन, समझ रहे हो? उसको कोई भी क्या नुकसान नहीं है। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दैट हैंकी इज व्हाट? 10 लाख रुपीस। अब रौनक वो रुमाल जो है 20 लाख रुपए में किसको बेच रहा है? अस्मित को। अब रौनक को 10 लाख रुपए का क्या हो गया? फायदा हो गया। लेकिन अब अस्मित के लिए क्या है? वो कॉस्ट है कितने की? 20 लाख की। और अस्मित ने वो बशर को बेच दिया 50 लाख में। अब अस्मित को फायदा नुकसान कितना हुआ? है ना 30 लाख। लड़के लोग बिल्कुल मतलब निखट्टू अखाड़ा हो गए हैं। एक नाक पोछे रुमाल को ऑक्शन पे ऑक्शन करके बढ़ाए जा रहे हैं। अरे मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझा रहा हूं। अरे आ जाओ तो बेटा समझ लो। अब समझ लो, तो 30 लाख का फायदा हुआ ना उसे? नहीं हुआ ना नुकसान यार। अरे भैया उसके लिए कॉस्ट हो गई, कॉस्ट एक्वायरिंग। तो बेटा समझना, इज इट क्लियर? पीछे वाला आप समझिए कि हम खरीदते समय हमारे लिए वो कॉस्ट होती है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार हम क्या होता है जब मॉल में शॉपिंग करते हैं हम थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। एक मान लो शायद जीआईपी में एक दुकान है, उसमें एक जगह अफसाना करके है ना। हाँ हाँ बेटा लहंगे लेने जाता है। हाँ अच्छा अफसाना है, ठीक है। अरे सुन ले, ठीक है। अब क्या होता है कि अफसाना में चला गया, शोरूम में कोई लटका हुआ था लहंगा वहंगा जो भी लटका हुआ था, प्राइस चिट्ठी प्राइस देखा उस पर कितने का था? 2000 रुपए का लिखा हुआ था। पूछा भाई कितने का है? 2000 रुपए का। बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अरे छोड़ डिस्काउंट ना, आगे चले गए। उसी समय क्या हुआ, उसकी प्राइस बदल गई ना। अरे गधे 1500 में 3000 रुपए की चिट्ठी लग गई उस पर, ठीक है। प्राइस रिवाइज हो गए। अब भाई साहब फिर आए ढूंढते फिरते, भाई अभी तो 2.5, अभी तो 2000 का था, 3 का कैसे हो गया? कह रहा भैया प्राइस बदल, चल उस समय लेते तो ले लेते, अब लेना तो ले लो। अब बिल तो आ गया था उस लहंगे पे, देखा चल यार पैक कर दे। अब मुझे बता कितने का नुकसान हुआ है? अबे कोई नुकसान नहीं हुआ, कॉस्ट हुई ना, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग हुई ना, कोई नुकसान थोड़ी हुआ।
हाँ बिल्कुल सही बात है। तब तो अचानक से एक और भागती हाफती आई एक लेडी, बोली मैं खरीदूंगी। इसने कहा अरे ऐसे कैसे खरीद लेगी, 4,000 रुपए लूंगा। तो सुनो सुनो सुनो, इस पर 2,000 रुपए की चिट लगी थी। ये राउंड लेने चला गया, वापस आके देखता 3,000 की चिट लगी हुई है। अब ये 3,000 में खरीद लेता है, इसे नुकसान हुआ कुछ? इट इज कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग थिंग्स, ठीक है। लेकिन अचानक से आप भागी भागी आते हो, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मैंने कहा 4,000 रुपये ली, 4,000 लगेंगे, आपने कहा ले लें। उसके लिए तो ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग हुई, लेकिन उसके लिए सेल्स, उसके लिए तो प्रॉफिट हो गया। हाँ बस, तो बेटा समझना, खरीदते समय कोई लॉस नहीं होता। लॉस होगा कब? बेचते समय। खरीदते समय कोई प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट कब होगा? बेचते समय। जब आप खरीदते हैं, whatever amount of money shell out of your pocket is your cost of acquiring those goods। बस खत्म, इतना कंसेप्ट था। क्लियर है भाई? ठीक है, अच्छा चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। अब हम एक अच्छे कंसेप्ट की तरफ चल रहा हूं आपके सामने। यहां देखिए, मान लो मैंने जो कॉस्ट जो थी मेरी, कॉस्ट छोड़िए पहले आप, आपके पास ओपनिंग स्टॉक था कितने का? सपोज 5 लाख रुपए का। क्या बेटा? अरे ले भाई ले, मैं अंग्रेज नहीं हूं भाई। ओपनिंग स्टॉक प्लस आपने क्या कर दिया? परचेजेस कर दिया, और सामान खरीद लिया 20 लाख रुपए का, ठीक है। और प्लस प्लस आपने क्या कर दिया? कुछ एक्सपेंसेस इनकर कर दिया, एक्सपेंसेस। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है परचेजेस। और आपने कुछ एक्सपेंस इनकर कर दिया ट्रांसपोर्टेशन का, और कुछ और करके आके 1 लाख रुपए और करके, तो क्या 26 लाख रुपया इज व्हाट? रुक जा ये 5 लाख, ये 20 लाख, ठीक है जी, और ये 1 लाख। अब ठीक है जी, 26 लाख रुपए। नाउ दिस 26 लाख इज व्हाट? क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। अक्वायर नहीं करे, प्रोड्यूस करे। अब आप इसके अंदर एक्सपेंस भी तो लगा रहे हो। हाँ सुनो सुनो, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, ठीक है जी। अच्छा, और आपने कितनी गुड्स बना ली? आपने 2,60,000 यूनिट्स बना ली, 2,60,000 यूनिट्स बना ली। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पर यूनिट कितनी है? मात्र 10 रुपया। ये डिवाइडेड बाय ये कर दूंगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? तनिष बोले, निमिषा बोले, कैरवी और नेहा और निमिषा और यस सर। एवरीबॉडी, ठीक है, कनिष्का भी, ठीक है। दिस इज योर कॉस्ट। अच्छा सोचो जरा, अब आपने क्या कर दिया? सोल्ड 2 लाख यूनिट्स, कितने में? 50 लाख में। प्रॉफिट कितने का हो गया भाई बताओ जरा? 50 लाख माइनस 26 लाख, बताओ जरा कितना हुआ? अरे रुक जाना, बता कितना हुआ? है ना, है ना, ठीक है ना? बड़ी गलत है। अबे 20,000 नहीं, 2 लाख यूनिट बेची है। गड़बड़ नहीं हुई? अरे आपको 26 लाख, 2,60,000 यूनिट की कॉस्ट, और सेल्स प्राइस है 2 लाख यूनिट का। हाउ कैन यू कंपेयर देम? तो गलत हो जाएगा कंपैरिजन। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले? तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं निकालने के। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस थी ना, अब मुझे निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलेगा समझना। तरीका, दूसरा तरीका देखो, मैं रुक तो जाना। पहला तरीका देखिए, मेथड 1, कि मैं लिखता हूं 2,60,000 यूनिट जो थी वो कितने की थी? 26 लाख की थी। 1 यूनिट कितने की थी? ₹10 की थी। 2 लाख यूनिट्स कितने की थी? बराबर 2 लाख इंटू 10 बराबर कितने की? 20 लाख रुपए की, ठीक है, 20 लाख। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। एक बात तो समझ में आई, इस तरफ आए। दूसरा तरीका देखिए, अब मैं क्या करता हूं समझना। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है,
माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड। बोलो, जितनी मैं, सुनो बेटा सुनो, जितनी मैंने प्रोड्यूस करी थी उसमें से जो मैंने नहीं बेची वो माइनस कर दो, तो जो बेची उसकी कीमत निकल आएगी। एवरीबॉडी ओके? तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कितनी थी? 26 लाख माइन 26 लाख ये रही ना। और अगर मान लो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड कितनी थी मेरी, अब 60,000 इंटू 10 कर दूंगा मैं, है ना, साढ़े अनसोल्ड ना, तो क्या हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब पता चल गया। अब जरा इस तरफ चलते हैं, इसको हटा दें जरा यहां से। अब आपने क्या करा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा, रटा नहीं, सीखा उसको। और देख लेना कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आप अपने सारे साथियों की छुट्टी कर सकते हो। आओ आओ देखें जरा, रुक जाओ। अभी यहां तक कोई डाउट है किसी का ऑनलाइन ऑफलाइन में? एनीबॉडी से? अच्छा ये रुक जा रहा यार, 2,60,000 बनाई थी, 2 लाख यूनिट बेच दी, अनसोल्ड कितनी है? 60, एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपया, तो 6 लाख रुपए। गौरी पता चल रहा है? नहीं, तुम्हारा नाम गौरी ना? नहीं पता चल रहा? जिप जैप जू। अच्छा, आओ देखें। अब मुझे बताइए प्रॉफिट एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? सेल्स प्राइस कितनी यूनिट का? 2 लाख यूनिट्स का। कितना है भाई वो? अरे यार 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि कितनी यूनिट? 2 लाख यूनिट्स। कितना निकला था? 20 लाख। सो व्हाट इज योर आंसर? 30 लाख। हाँ 24 लाख गलत था। इज इट क्लियर? अब जरा इसको 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 थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये देखो यार, इसको मुझे बताइए, हमने लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसके बराबर होती है वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड माइनस अनसोल्ड को मैं क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोल सकता? बताइए जी, गुड्स अनसोल्ड मेरे लिए क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक। चलो जी, इसको जरा एक्सपेंड करो फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अच्छा परचेजेस में भी सुनो, परचेजेस में मैं क्या बोलता हूँ? नेट परचेजेस बोलता हूँ, रिटर्न माइनस करने के बाद। ठीक है, हाँ रुक जा, नेट परचेजेस, परचेजेस और प्लस एक्सपेंसेस। अच्छा ये एक्सपेंसेस में ना डायरेक्ट शब्द और जोड़ देते हैं, वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जहां भी किताबें आपको मिलेंगी वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ऐसा दिखेगा आपको। रटते हैं लोग तोते की तरह। क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप समझ पा रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस? भाई जब मैं 11th में था मुझे नहीं समझ में आता था बहुत क्लियरली। बोलिए। नहीं हमने तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले ना बेटा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप ऐसे भी निकाल सकते थे। अब एक क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा अब हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, एक मिनट रुक जाओ, अब इसको पूरा करके दिखा रहा हूं मैं। देखिए, व्हाट वाज योर ओपनिंग स्टॉक देयर? 50,000, 5 लाख। व्हाट इज योर नेट परचेजेस? तो अबे क्या कर रहा है, एक एक जीरो। भैया फीस देते समय एक जीरो कम मत करना। पता चला मैं गया। अबे 5 लाख था ओपनिंग यार। अब 20 लाख रुपए ली प्लस एक्सपेंसेस कितने के? माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? अरे यार कैसा आदमी, मतलब फिर कितना? 6 लाख। व्हाट इज योर फाइनल आंसर? ऐसे निकलता है फॉर्मूला। अब बोल, क्या बोल रहे हो? कोई बोल रहा था ना बीच में कुछ, कोई किसी को यहाँ गड़बड़ लग रहा था कुछ? ठीक है, ये इसी तरीके से करते हैं, आपके टीचर इसी तरीके से सिखाएंगे, लेकिन मैंने डिराइव करके सिखाया आपको। ये मैंने आपको उसका लॉजिकल रीजन बताया। अब मैं अगर पूछता हूँ वाइवा में 12th क्लास में जब मैं वाइवा लेने जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? आए आए क्या बोले?
दे डोंट नो, बट यू नो व्हाट इज द डिफरेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली जितना भी हमने प्रोड्यूस किया, अनसोल्ड हटाया नहीं मैंने। अगर अनसोल्ड हटा दूंगा यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हटा दूंगा तो क्या बचेगा, द गुड्स कॉस्ट विच वी सोल्ड। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तभी तो प्रॉफिट निकलता है। देखा जाए, क्लियर है, बहुत भारी तो नहीं लग रहा, अब क्लियर है। कहां कहां घुमाना पड़ता है चीजों को सिखाने के लिए आपको, ठीक है। तो कियारा अडवाणी की जय, है ना। 5-6 उसने आपको क्या सिखाया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सिखाया। तो नाउ यू अंडरस्टूड कि यू हैव टू आस्क अ पर्सन कि भैया इसकी प्राइस कितनी है, कॉस्ट नहीं पूछेगा भैया, कॉस्ट नहीं, अबे कितने की कीमत है, प्राइस क्या है इसकी, क्या बोलती है, कितने का है, कौन भैया या प्राइस। हाँ ठीक है, कई बार क्या होता है डमी बिक्री होती है ओके ठीक है, खरीदी है तूने डमी, क्या करेगा उससे ले आके, ठीक है। हम लोग छोटे छोटे होते थे और हमारे पास ना खिलौने उलौने होते नहीं थे बचपन में। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग किसी लोकल बाजार में गए और वो होता ना निशाना मारने वाला, ऐसा निशाना मारा। और हम 4 भाई रहते थे, मतलब 3 मैं और एक मेरा कजन, चारों लड़के लड़के बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करने वाले। और निशाने में हमारी मिल गई एक गुड़िया, इतनी बड़ी गुड़िया, प्लास्टिक की गुड़िया। और भाइयों में लड़ाई हुई, मेरी है मेरी है मेरी, हाँ गुड़िया के लिए। अब हम खिलौना हमारे पास वही था, इतनी बढ़िया गुड़िया। आज भी किसी बच्चे को इतना बड़ा टेडी बियर दो तो उछल उछल के उसके ऊपर कूदता है। अब वो गुड़िया, अब मेरे सबसे छोटे वाले भाई को गुस्सा, मुझे नहीं दे रहे, मुझे नहीं दे रहे, ठीक है। गुड़िया के ऊपर नीचे के फट फट पैर मार के उसको बिल्कुल पिचका दिया बराबर में। तीनों भाइयों ने उसकी जो मरम्मत करी उस समय पे। अब बीत गया वो दिन, इसका इस टॉपिक से कोई लेना नहीं था, फालतू का फिलर था ये। लेट्स कम टू द पॉइंट, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह कैसे निकलता है। अच्छा, अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा है और सेल्स प्राइस कम है तो आपको क्या होगा, नुकसान, लॉस। अबे सुन भाई, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज प्रॉफिट एंड एक्सेस ऑफ कॉस्ट ओवर सेल्स इज लॉस, है ना। अगर इसको बनाने में कीमत है 30 रुपया और बेच रहा हूं 20 रुपया, सो आई विल सफर अ लॉस। लॉस तो हुआ मेरा, नहीं हुआ। इसका उल्टा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 तरीके से कैलकुलेट करके दिखाया, जो कि आप जो पढ़ेंगे और जो स्कूल में दिखाएंगे वो ये तरीका होगा, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ऐसे ही तो वो जो गारमेंट वाले होते हैं, एंड ऑफ सीजन एंड ऑफ रीजन वाले होते हैं, ऐसे तो निकालते हैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कंपेयर करते हैं। पिछला पिछला स्टॉक कितना पड़ा हुआ है जी, नया स्टॉक कितना लाया है जी, उसको लाने ले जाने में खर्चा कितना हुआ जी, अब कितना अनसोल्ड रह गया, तो कॉस्ट निकल गई। और जो बेचा उससे जो पैसा आया उससे प्रॉफिट निकल गया। बोलिए क्या कह रहे हैं, कैसे, कौन सी दुनिया में टैक्स देना पड़ता है बताऊं, तो बताना मुझे। क्या तुमको लगा ना, हाँ मैं तुम्हें लगने का एक रीजन बताता हूँ। मैं जरा रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, ये खतरनाक चीज है। सो अब जरा कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, क्या क्या रह गया। आई कैन, थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है लेकिन ठीक है, फ्लो में चल रहे हैं, इसको वाइंड अप कर देते हैं। आई होप यू आर नॉट फीलिंग एनीथिंग बर्डनसम। हाँ उठा लो, उनका नहीं उठाओगे तो किसका उठा, क्या क्या रह गया यार, अब देखें जरा। आई थिंक एवरीथिंग इज डन, नहीं थोड़ी सी है, चल कोई बात नहीं, अरे वो हो जाता है, उसकी चिंता न कर, वॉशन, ठीक है कोई बात नहीं, विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी, हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगला क्लास कब है, सैटरडे को ना, हाँ आगे ठीक है, चली जाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। होपफुली आपको जो समझाया समझ में आया होगा, सिर्फ इनको पढ़ना है। देखो मैंने आपको एक 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 सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन बताए हैं, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। मेरे वाले एग्जाम्पल मत लिख के आना एग्जाम में, फेल हो जाओगे सब, ठीक है। हाँ हाँ क्या, मेरे एग्जाम्पल नहीं लिख के आना बेटा, मैं बता रहा हूँ सिंसियरली। पता चला मास्टर हम फेल हो गए तुम्हारी वजह से, ऐसा नहीं।